ओके गाइस, सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग साइंस। अब हम साइंस का क्वेश्चन पेपर देखेंगे 4th of Jan 2022 लेवल 2 वालों के लिए है। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट मैचिंग ऑफ द डिफरेंट वाइटामिन्स इन कॉलम ए विद देयर फंक्शंस इन कॉलम बी। यहाँ पे आपको वाइटामिन्स नेम दिए हुए हैं और आपको ये बताना है कि इनका मेन फंक्शन क्या है। विटामिन ए जो है इसको रेटिनॉल बोला जाता है, आंखों की हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब हमारी आंखें कितनी हेल्दी रह सकती है, हमारा विजन कितना स्ट्रांग रह सकता है और हमारी स्किन जो है उसको ग्लोइंग रखने में ये हेल्प करता है। विटामिन सी जो होता है दिस इज वाटर सॉल्यूबल विटामिन। अगर आप सब्जियों को धो देते हैं, छील कर धोते हैं तो विटामिन सी खत्म हो जाता है। दूध के अंदर विटामिन सी कभी भी प्रेजेंट नहीं होता। ये सारे क्वेश्चन आपसे सीटेट ने पूछे हुए हैं। जो विटामिन बी होता है और विटामिन सी होता है दे बोथ आर वाटर सॉल्यूबल। और विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए दे ऑल आर फैट सॉल्यूबल। विटामिन सी का नाम होता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं उनके अंदर आपका विटामिन सी प्रेजेंट होता है। इसका मेन काम होता है आपका बॉडी जो होती है उसको, मतलब डिजीज जो है उनके अगेंस्ट फाइट करने में बॉडी की हेल्प करना। जब कोरोना वायरस आया था तो आपने देखा होगा बहुत सारे पेशेंट थे जिनको कीवी खाने के लिए बोला गया था, पपाया खाने के लिए बोला गया था और बहुत सारे सिट्रस फ्रूट है जो खाने, मौसमी का जूस पीने की सलाह दी थी। तो इसका मेन रीज़न इसके पीछे था कि ये क्या करता है, जो डिजीज़ हैं उनके अगेंस्ट फाइट करने में बॉडी को हेल्प करता है। जो विटामिन डी होता है दिस इज़ योर सनशाइन विटामिन। धूप जो होती है उससे विटामिन डी अपने आप हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है। इसका मेन काम होता है जो कैल्शियम है उसको बॉडी कैसे यूज़ कर सकती है बोन्स के लिए और टीथ के लिए, उसमें इसकी हेल्प करना। तो बेसिकली ये बॉडी की हेल्प करता है कैल्शियम को यूज़ करने में बोन्स और टीथ के लिए। विटामिन बी जो होता है इसका मेन काम होता है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी सेल्स एंड मेंटेनिंग हेल्थ। जो विटामिन बी होता है ना ये कंप्लीट फैमिली होती है। इसमें B12 लेके B12 विटामिन होते हैं। जो आपका B9 विटामिन होता है और B12 विटामिन जो होता है ये दोनों विटामिन आपके अगर बॉडी में कम होने लगे तो बॉडी जो होती है वो एनीमिक होना स्टार्ट हो जाती है। इसका नाम होता है साइनोकोबालमिन। इसका नाम होता है आपका फॉलिक एसिड। जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो आपने कई बार सुना होगा फॉलिक एसिड की टैबलेट्स दी जाती हैं। वो किस लिए दी जाती है कि बॉडी एनीमिक ना हो। तो विटामिन बी में कौन सा होता है, B1 आता है, B2 आता है, B3 आता है, B5, B6, B9, B7 और B12। क्लियर। तो यहाँ क्या होगा आपका प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी सेल्स एंड मेंटेनिंग हेल्थ। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। ए का क्या है 2, स्किन और आईज को हेल्दी रखने के काम आता है। बी का है 3, विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट मैनी डिजीज। सी का है 1, कैल्शियम को बॉडी यूज कर सके बोन्स और टीथ के लिए। और बी का है 4। ओके, डी का है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 62। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशंस हेल्प द कैक्टस टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशन। हम जीरोफिटिक प्लांट्स पढ़ते हैं। जो जीरोफिटिक प्लांट होता है उनमें नागफनी, कैक्टस ये सारे आते हैं, इन्हें हम मरुद्भिद प्लांट बोलते हैं। एक होता है आपका एक्वेटिक प्लांट जैसे वेलिस्नेरिया हो गया, कमल हो गया, ये सब क्या है आपके एक्वेटिक जो वाटर में सबमर्ज रहते हैं। एक होता है आपका जो बर्फ वाले एरिया होते हैं यानी कि माउंटेन वाले जो एरियाज होते हैं उन पे जो ट्रीज प्रेजेंट होते हैं वो। एक चीज़ याद रखिएगा जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं ना इनकी रूट्स वगैरह जो होती है वाटर में सबमर्ज होती है, इसलिए इनके जो स्टोमेटा होते हैं, ठीक है, ये जो स्टोमेटा होते हैं ये हमेशा लीफ के ऊपर होंगे, जिससे कि क्या होगा अगर पत्ती ये नीचे होंगे स्टोमेटा तो पहली बात तो उनको सनलाइट नहीं मिल पाएगी, ठीक है। दूसरा वो धीरे धीरे गल के खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरा इन प्लांट्स की जो पत्तियां होती है ना उनके ऊपर क्या होता है वैक्सी कोटिंग होती है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाता। अगर माउंटेन ट्रीज की बात करें जैसे आपका पाइन ट्री हो गया और भी बहुत सारे ट्रीज होते हैं, इनकी पत्तियां ना ऐसे स्लोपी होती हैं, ठीक है। दूसरा इनकी जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में मॉडिफाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ये कांटों में मॉडिफाई होती है तो उनके ऊपर पानी जो होता है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा और प्लांट जो है वो नहीं सड़ेगा। अब यहाँ पे अगर हम जीरोफिटिक प्लांट्स की बात करें, दूसरा पहला होता है इनका जो स्टेम होता है ना ये गूदेदार होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फूड स्टोरेज रहता है और पानी का स्टोरेज रहता है। ये क्या करता है हरा होता है, ग्रीन कलर का होता है, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस करेगा और फूड जो है उसको बनाता है। लीव्स जो होती हैं इनकी वो कांटे के फॉर्म में होती हैं। आपने देखा होगा जितने भी डेजर्ट प्लांट होते हैं उनकी पत्तियां जो होती है वो कांटों में फॉर्म हो जाती हैं। क्यों?
कांटों में फॉर्म होने से क्या होता है, जो ग्रेजिंग होती है यानी कि जानवर जो खाते हैं, एक तो वो नहीं खा पाते, दूसरा वाटर जो इवेपोरेशन होता है उसकी रेट बहुत कम हो जाती है। सो द लीव्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन्स, बिल्कुल करेक्ट है। स्टेम इज सक्यूलेंट, जो स्टेम होता है वो मांसल होता है यानी कि गूदेदार होता है, और वो लीफ का जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, वाटर और फूड स्टोरेज होता है, जिसकी वजह से ये खाना बनाने में इजीली हेल्प कर पाता है। जो पत्तियां होती हैं वो तो कांटे में बदल गई, और एक तो ये हरे कलर का होता है, तो इजीली ये फोटोसिंथेसिस अवेल करता है। स्टेम इज कवर्ड विद ए थिक लेयर ऑफ वैक्स, बिल्कुल सही बात है। इनका जो स्टेम होता है ना, उस पर वैक्सिंग कोटिंग होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से फोटोसिंथेसिस होता है, तो वैक्सिंग कोटिंग होने से क्या होगा, जो पानी है उसका इवेपोरेशन बहुत कम हो जाएगा। रूट्स लाई नियर द सरफेस, नहीं, इनकी जो रूट्स होती है ना वो सरफेस के पास नहीं होती हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा डीप रूटेड होते हैं ये। क्यों? क्योंकि डेजर्ट में बारिश तो होती नहीं है, तो पानी कहाँ से लाएं, तो ये ज़मीन में जितना ज़्यादा डीप जा सकते हैं ये उतना ज़्यादा डीप जाते हैं, जिससे इनको पानी जो है वो ईजिली मिल पाए। क्लियर? तो यहाँ पे डी गलत है, ए बी सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 63। An element reacts with oxygen to give a water-soluble compound which turns red litmus blue. This solution also used to test carbon dioxide gas. The element is, एक ऐसा एलिमेंट जो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, क्या देता है, वाटर सोल्यूबल कंपाउंड देता है, जो कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। जो सोल्यूशन है उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कैल्शियम। ठीक है, पहली बात तो ये कि जब आप कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हो, ठीक है, एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, क्या बना देगा आपका, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अब ये कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बना देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑलवेज बेसिक इन नेचर, ये कैसा होगा, बेसिक, और ये रेड लिटमस पेपर जो है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में, क्योंकि जो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, बेसिक जो एलिमेंट्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो रेड लिटमस पेपर को हमेशा ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। एक चीज यहाँ पे देखिएगा, जो लिटमस पेपर होता है वो किससे ऑब्टेन्ड होता है, लाइकेन से। ठीक है, इनका अगर डिवीजन बात करें तो वो कौन सा होता है, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा से ही ऑब्टेन्ड होते हैं। दूसरा, अब अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसकी रिएक्शन अगर हम CO2 के साथ करवाएं तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये धीरे धीरे मिल्की वाइट में कन्वर्ट होने लग जाएगा, और ये क्या बना देता है, लाइमस्टोन या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसलिए इसको हम CO2 के टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। अगर CO2 प्रेजेंट होगी तो जैसे जैसे आप CO2 की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट में, और इसका जो कलर होता है वो दूधिया बनने लग जाएगा। अब वापस देखते हैं, एन एलिमेंट्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, एक एलिमेंट है जिसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। एलिमेंट क्या होता है, एक सिंगल सब्सटेंस होता है। ठीक है, ये किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ बाउंड नहीं होता, सिंगल एलिमेंट है जो नेचर में प्रेजेंट होता है और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। अब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम होता है आपका क्विकलाइम। ठीक है, और इसे ही बोला जाता है बिना बुझा चूना। क्लियर, ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है जब किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ, तो क्या बना देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैसा होता है, बेसिक, इसी को हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। ठीक है, और इसी को बोला जाता है बुझा हुआ चूना। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जब CO2 पास की जाती है, तो जब एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 इसके अंदर पास किया जाता है तो ये क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये आगे चल के क्या करेगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम होता है लाइमस्टोन, चौक और मार्बल। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो अगर मिल्की वाइट में कन्वर्ट हो गया दैट मीन्स CO2 इज प्रेजेंट। ओके, तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। कार्बन जो है वो कभी भी आपका वाटर के साथ रिएक्ट करके एक बेसिक कंपाउंड नहीं बनाएगा। सेम गोज विद सल्फर। और मैग्नीशियम जो होता है वो एयर की प्रेजेंस में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, लेकिन वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट नहीं करता। तो यहाँ क्या होगा आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। और मैग्नीशियम जो होता है ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, फिर इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। ठीक है, यहाँ तक सही है, लेकिन इसमें जो CO2 गैस है उसको हम टेस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 64।
सर्टेन बॉडी मूवमेंट्स आर एसोसिएटेड विद मूवमेंट्स ऑफ सर्टेन जॉइंट्स। हमारी बॉडी जो होती है उसमें मूवमेंट होती है। ये मूवमेंट क्यों होती है? क्योंकि हमारी बॉडी में जगह जगह पे जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर जॉइंट्स नहीं होंगे तो हमारी बॉडी जो है वो इजीली मूव नहीं कर पाएगी। मैच द फॉलोइंग बॉडी मूवमेंट्स इन कॉलम ए विद टाइप ऑफ जॉइंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन कॉलम बी। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जॉइंट जो है वो कौन कौन से किस जॉइंट के साथ प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला है आपका बॉलिंग ए क्रिकेट बॉल। मतलब जो क्रिकेट बॉल होती है उसको आप कैसे फेंकते हैं, किसको थ्रो करते हैं, तो उसका एक तरीका होता है हम हाथ को पूरा 360 घुमाते हैं, तो ये होता है आपका बॉल और सॉकेट जॉइंट। ठीक है, बॉल और सॉकेट जॉइंट होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई सॉकेट है, इसमें जब बॉल फिक्स हो जाती है, जैसे हमारा शोल्डर है, शोल्डर ऐसा नहीं लगता जैसे आपका जो आर्म वाला पोर्शन है उसमें ये फिक्स हो गया है। दूसरा जो आपका हिप जॉइंट होता है, तो यहाँ याद रखिएगा बॉल और सॉकेट जॉइंट कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका शोल्डर जॉइंट। ठीक है, ये याद रखिएगा, एक होता है आपका शोल्डर जॉइंट और एक होता है आपका हिप जॉइंट। ठीक है, ये दोनों ही आपके बॉल और सॉकेट जॉइंट हैं। टर्निंग द हेड इन लेफ्ट और राइट डायरेक्शन, जब आप अपने सिर को दाएं या बाएं पोजीशन में घुमाते हो तो ये कौन सा जॉइंट है? जो एल्बो जॉइंट होता है ना, दिस इज योर हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या होता है? किसी भी मूवमेंट को या तो आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर सकते हो या फिर आप उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में कर सकते हो। जो गेट होता है या तो आप उसको आगे ले जा सकते हो या फिर आप उसको पीछे ले जा सकते हो। सो दिस इज योर हिंज जॉइंट। अपर जॉ मूवमेंट ड्यूरिंग लाफिंग, जब हम हंसते हैं तो जो अपर जॉ है उसकी मूवमेंट कैसी होती है? अपर जॉ आपका कभी भी नहीं हिलता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा फिक्स्ड होता है। तो ये जो अपर जॉ मूवमेंट होती है दिस इज कॉल्ड योर फिक्स्ड जॉइंट। जब आप सिर को लेफ्ट डायरेक्शन में या राइट डायरेक्शन में घुमाते हैं दिस इज योर पाइवोटल जॉइंट। जो इस तरह से दुराग्र संधि होती है, जैसे सर किसी चीज के ऊपर रखा हुआ हो, तो या तो आप उसको आगे ले जा सकते हो या पीछे या लेफ्ट या राइट। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए का क्या होगा? 4। ए का है 4। ठीक है, बी का है आपका 1, बी का है 1, ए का 4, बी का 1, सी का है आपका 2 हिंज जॉइंट और डी का है आपका 3rd फिक्स जॉइंट। ठीक है, आई जस्ट होप कि आपको अच्छे से समझ में आया। अगर बॉडी के अंदर जॉइंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो बॉडी मूवमेंट नहीं कर पाती है। हम जो इतना इजीली चल पाते हैं, घूम पाते हैं, नाच पाते हैं, ये सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी में जो जॉइंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं और ये जो जॉइंट्स होते हैं ये बोन टू बोन जो है वो बॉडी को कनेक्ट करते हैं। क्लियर? हमारी बॉडी में बोन्स भी होती हैं और कार्टिलेज भी होते हैं। कार्टिलेजेस जो होते हैं दैट शोज इलास्टिक नेचर। तो यहाँ क्या होगा? बॉलिंग ए क्रिकेट बॉल, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, टर्निंग द हेड इन लेफ्ट और राइट डायरेक्शन, दिस इज योर पाइवोटल जॉइंट। एल्बो मूवमेंट जो होती है दिस इज योर हिंज जॉइंट, क्योंकि आप या तो आगे ले जा सकते हैं या फिर पीछे ले जा सकते हैं। अपर जॉ मूवमेंट ड्यूरिंग लाफिंग, ये हमेशा फिक्स्ड होता है, यू कांट मूव योर अपर जॉ, तो ये क्या होता है आपका फिक्स्ड जॉइंट। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका ए पर्सन शोज स्टंटेड ग्रोथ। एक पर्सन जो है वो क्या करता है? एक स्टंट ग्रोथ को शो करता है। ठीक है, उसके फेस पे जो है स्वेलिंग भी है और दूसरा उसके हेयर जो है उनका डिस्कलरेशन हो रहा है और स्किन डिजीज जो है ये उसको भी शो करते हैं। ठीक है, तो ये जो पूछा है आपसे क्या चीज है जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये सारी चीजें होती हैं? तो फैट की डेफिशिएंसी की वजह से, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल। पहली बात तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें जो एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं फूड के वो 3 होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। मिनरल होता है, वाटर होता है, ठीक है, फाइबर्स होते हैं, ये सारे क्या है? इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं। फैट जो होता है ना, इसमें जो एनर्जी मिलती है दैट इज योर 9.1 किलो कैलोरी। प्रोटीन के अंदर होता है 4.1 और कार्बोहाइड्रेट के अंदर होता है 4.2। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम बात करें जो फैट होता है उसकी वजह से क्या होता है, आप जितना भी तला भुना सामान खाते हो ना ये तुरंत एनर्जी देते हैं। ठीक है, दूसरा जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दे ऑल्सो गिव अस एनर्जी। अब यहाँ पे हम देखें कि जो स्टंटेड ग्रोथ होती है, फेस में स्वेलिंग आती है, हेयर का डिस्कलरेशन होता है, स्किन डिजीज होती है, ये सारा होता है आपका प्रोटीन्स की वजह से। क्यों? क्योंकि प्रोटीन जो होते हैं ना ये अमाइनो एसिड से बनते हैं। प्रोटीन्स बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, शरीर की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर बॉडी में कहीं घाव होता है या कुछ भी होता है तो जो प्रोटीन्स हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो प्रोटीन्स ना छोटे छोटे से बायोमोलिक्यूल्स के बनते हैं जिन्हें हम अमाइनो एसिड बोलते हैं। ये क्या करते हैं? सारे अमाइनो एसिड जो होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से बंधे हुए रहते हैं जिसकी वजह से आपका प्रोटीन बनता है। तो ये डेवलपमेंट में, सेल्स की रिपेयरिंग में और हमको हेल्दी रखने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है
तो बच्चे जो है उस पर स्वेलिंग आने लगती है, जो फैट है लिवर वो क्या करना होने लगता है, थोड़ा सा फैटी होने लगता है, स्किन डिस्कलरेशन होगा, जो इन्फेक्शन है बॉडी में अलग अलग जगह पे इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ना उनकी कमी की वजह से ये होता है, तो इसलिए बॉडी को अमाइनो एसिड्स एक एसेंशियल क्वांटिटी में जरूरी होते हैं। तो उसके लिए हमें क्या लेना चाहिए, एग लेना चाहिए, एग का जो वाइट वाला पोर्शन होता है ना वो, ठीक है। दूसरा, जितनी भी पल्सेस होती हैं, जितनी दाल है वो खानी चाहिए, ग्राम जो है चना उसको यूज़ करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, बॉडी जो है वो प्रॉपर हेल्दी बनी रहती है। सो आई जस्ट होप कि आपको अच्छे से समझ में आया है। दूसरा, अगर हम देखें फैट की, अगर हम बात करें, अगर फैट बॉडी में कम होने लगता है ना तो आपने देखा होगा इम्यून सिस्टम जो है वो हमारा वीक होने लग जाएगा, ठीक है। विटामिन जो है उनकी कमी के साथ ये चीज़ कनेक्ट होती है। दूसरा, हमारी बॉडी में ना रैशेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए बॉडी में फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सबका एक प्रॉपर क्वांटिटी में होना ज़रूरी होता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये हमारे मसल्स जो है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिससे प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके। अगर कार्बोहाइड्रेट कम होगा तो हेडेक होना स्टार्ट हो जाएगा, वीकनेस होती है, नोजिया, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो स्टार्ट हो जाएंगे। अब अगर हम मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स जो होता है इसकी कमी से क्या होगा, जिंक जो है उसकी कमी हो जाती है, आयोडीन की कमी हो जाती है, मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। तो इसमें आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लगेगी, एब्डोमिनल पेन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 66। यहाँ पे बोला है मैच द फॉलोइंग प्लांट। यहाँ पे प्लांट दिए हुए हैं कॉलम ए में, उनको मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन कॉलम बी से मैच करना है। तो एल्गी जो है उसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, फंगी में कैसा होता है, डहेलिया में कैसा होता है, कैक्टस में कैसा होता है। जो एल्गी होती है ना उसका फॉर्म रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, ठीक है। छोटे छोटे से फ्रेगमेंट्स होते हैं जो बॉडी से अलग होकर गिर जाते हैं और उससे नया बॉडी पार्ट जो है वो बन जाता है। फंगी जो होता है उसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है, जो स्पोर्स होते हैं छोटे छोटे वो डेवलप होके प्रॉपर फंगी बनाते हैं। डहेलिया जो होता है उसमें रूट्स के थ्रू होता है, और जो कैक्टस होता है उसमें डिटैचमेंट ऑफ बॉडी पार्ट होता है। तो ए का क्या होगा 2, बी का क्या होगा 1, सी का क्या होगा 4 और डी का क्या होगा 2। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, रिप्रोडक्शन जो होता है ना एक तो होता है एसेक्सुअल और एक होता है आपका सेक्सुअल। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जो है आपस में क्रॉस करते हैं और उसके बाद क्या बनता है, एक जाइगोट फॉर्मेशन इसमें होता है। जो जाइगोट होता है दैट इज योर 2n सेल। मेल होता है आपका हैप्लॉइड, फीमेल होती है हैप्लॉइड, और ये क्या बना देते हैं, डिप्लॉइड सेल बनाते हैं, ठीक है। और अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो गैमीट्स होते हैं ना इनका कोई भी फ्यूजन इसमें नहीं होता है। एक सिंगल पेरेंट जो होता है वही क्या करेगा, अपना ऑफस्प्रिंग जो है उसको प्रोड्यूस कर देता है। और मान लीजिए ये कोई पेरेंट है, इससे इसने क्या की, ऑफस्प्रिंग बना दी। ये जो ऑफस्प्रिंग बनती है ना ये आइडेंटिकल ट्विंस होती है, मतलब बिल्कुल सेम लगती है, कैसे, अपने पेरेंट्स के जैसे। अब इसमें कौन कौन सा मेथड होता है, बाइनरी फिजन होगा, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, पार्थेनोजेनेसिस, बहुत सारी चीज़ें होती है जो इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आती हैं। इसमें बैक्टीरिया आता है, फंगी आता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, अगर एल्गी की बात करें तो एल्गी में कैसा होता है आपका फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। जो छोटी साइज की एल्गी होती है ना, बेबी एल्गी, वो तो फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस होती है। और जो लार्ज एल्गी होती हैं, बड़ी एल्गी जो होती हैं, वो क्या करती हैं, स्पोर फॉर्मेशन करती हैं। अगर फंगी की बात करें तो इनमें बडिंग भी होता है, फिजन भी होता है और फ्रेगमेंटेशन भी होता है, ठीक है। लेकिन ये मेनली कैसे प्रोड्यूस करती हैं अपने आप को, स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा, ठीक है। डहेलिया की बात करें तो इसमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है, और जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है उसको हम क्या करते हैं, जो रूट होती है ट्यूबरस रूट होती है इसमें, ठीक है। जो डहेलिया का प्लांट है उसमें कैसी रूट होती है, ट्यूबरस। ये ट्यूबरस रूट जो होती है इसको हम दूसरी जगह पे प्लांट कर देते हैं। अगर कैक्टस की बात करें इसमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है इसमें भी, लेकिन इसमें क्या होता है, हम जो बॉडी पार्ट है वो क्या होगा, कैक्टस का अलग हो जाएगा। जैसे ये मान लीजिए कैक्टस है तो ये कैक्टस का बॉडी पार्ट कट के अलग हो जाएगा और यहाँ पे एक नया कैक्टस जो है वो ग्रो करने लग जाता है। क्लियर। सो आई जस्ट होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 67।
गिवन बिलो आर सम सब्सटेंसेज, नीचे जो है कुछ सब्सटेंस दिए गए हैं और इनका बी में मोड ऑफ स्टोरेज है कि लेबोरेटरी में इनको कैसे स्टोर करके रखा जाता है। पहला है सोडियम मेटल, दूसरा है फॉस्फोरस, तीसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट और चौथा है मरकरी। जो सोडियम मेटल होती है ना, ये ऑक्सीजन और वाटर के साथ बहुत विग्रसली रिएक्ट करती है, तो इसको हमेशा किस में रखा जाता है, केरोसिन, क्योंकि केरोसिन क्या करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई को तुरंत कट कर देता है। फॉस्फोरस जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ तो विग्रसली रिएक्ट करता है लेकिन पानी के साथ ये रिएक्ट नहीं करता, तो ये इसको हम पानी के अंदर डाल के रखते हैं। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट होते हैं इनको हम क्या करते हैं, प्लास्टिक बोतल जो है उसके अंदर रखते हैं, ठीक है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो पैलेट्स होती हैं ये भी बहुत विग्रसली रिएक्ट करती हैं। मरकरी जो होता है इसको हमेशा हम ग्लास बोतल में रखते हैं, इसलिए जो थर्मामीटर होता है उसमें क्या करते हैं हम, ग्लास ट्यूब होती है और उसके अंदर इसको भरा जाता है। तो ए का क्या होगा 4, ए का होगा 4, बी का होगा 3, सी का होगा 2 और डी का होगा 1। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, जो सब्सटेंस होता है ना, यहाँ पे सब्सटेंस वर्ड है। सब्सटेंस क्या होता है, ये एक मैटर की सबसे छोटी फॉर्म होती है जो एक पर्टिकुलर एटम, सिंगल एटम या फिर एक सिंगल जो मॉलिक्यूल होता है ना उससे मिलकर बनी हुई होती है। जो मिक्सचर होता है उसमें अलग अलग एटम और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मिक्सचर बना देते हैं। यहाँ पे इनकी कोई क्वांटिटी नहीं होती, ठीक है। तो सब्सटेंस क्या होता है, एक सिंगल एलिमेंट है या फिर सिंगल मॉलिक्यूल है, और मिक्सचर क्या होता है, बहुत सारे एटम और मॉलिक्यूल मिलकर मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है। अगर आपसे एलिमेंट्स पूछे जाएं तो हाइड्रोजन एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट और आपका सोडियम एलिमेंट्स, ये सब क्या है, फॉस्फोरस, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। अगर इनको एक से ज़्यादा एलिमेंट्स बाउंड हो जाएं, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या हो जाएगा CO2, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये क्या हो जाएगा H2O। तो ये सारे जो होते हैं ये मिलके क्या बना देते हैं, आपके कंपाउंड, ठीक है। सोडियम जो होता है ना ये बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, किसके साथ, एक तो ये मेटल होती है, सोडियम मेटल होती है, दूसरा हाईली रिएक्टिव होता है वाटर और ऑक्सीजन के साथ, इसलिए इसको हम केरोसिन के अंदर डाल के रखते हैं। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या करेगा, कट कर देगा, और जैसे ही ऑक्सीजन इनहिबिट होगी तो ये उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। अदरवाइज सोडियम जो होता है, ये आपका सोडियम है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। ये क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और ये रिएक्शन कैसी होती है आपकी, एक्सोथर्मिक, और ये बहुत हाईली रिएक्टिव होता है। अगर फास्फोरस की बात करें तो ये भी बहुत हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है, ये इजीली उसके साथ रिएक्ट कर जाता है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट होता है ये आपकी कोरोसिव एल्कली होती है, इसलिए इसको ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो है उसको शो करता है। अगर पानी में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट डाल के एक सोल्यूशन बनाएंगे, गलती से वो अगर आपकी स्किन पे गिर जाए तो जो स्किन होती है वो बर्न हो जाती है, ठीक है। अगर आंख में चला जाए तो आंखें जो है वो अंधे हो जाते हैं। इसीलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको प्लास्टिक कंटेनर में रखा जाता है। अगर इसको ग्लास कंटेनर में आप रखेंगे ना तो वो क्या करता है, उसके साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा। जो मरकरी होती है इसे हम क्विकसिल्वर बोलते हैं, इसको ग्लास में इसलिए स्टोर करके रखा जाता है क्योंकि ग्लास से क्या होता है, स्टिक नहीं होता, ठीक है, और ये इजीली फ्लो नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 68। यहाँ पे है सृजन पार्टिसिपेटेड इन मैराथन। जो सृजन है उसने पार्टिसिपेट किया एक मैराथन में, वो रेगुलर वॉकर नहीं है। क्रैम्स अकर्ड इन हिज लेग्स ड्यू टू फास्ट रनिंग। अब क्या हुआ, जब उसने रन किया तो उसकी बॉडी में क्रैम्स जो है वो बन गए। दिस हैपन बिकॉज ए पार्शियली ब्रोक डाउन टू बी। जो ए है वो पार्शियली किस में टूटा, बी में, मसल्स में। ए हॉट वाटर बहुत इम्प्रूव्ड हिज कंडीशन ड्यू टू द कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ बी। जब यहाँ पे उसने क्या लिया, हॉट वाटर बाथ लिया, ठीक है। तो ये जो हॉट वाटर बाथ है उसमें बी किस में टूट गया, सी और डी में। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि ए बी सी डी क्या है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। जो सृजन है उसने मैराथन में पार्टिसिपेट किया, वो रेगुलर वॉकर नहीं है। पैर में क्या हुआ, उसके क्रैम्प्स पड़ गए। क्रैम्प्स किसकी वजह से हुए हैं, वो रीजन पूछा है। पहली बात तो ये ग्लूकोज जो होता है ना हमारी बॉडी में, तो ये तो बिल्कुल सही है, ग्लूकोज की वजह से ये भी सही है। दूसरा, ब्रोक डाउन, ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन होता है, लैक्टिक एसिड में, ठीक है, ना कि एस्कॉर्बिक एसिड में, तो वैसे ही गलत है। गैलेक्टोज नहीं होता है, ना ही लैक्टोज होता है। तो यहाँ क्या होगा, ये ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में टूटता है। लैक्टिक एसिड में जब आप गर्म पानी से ट्रीटमेंट करते हो तो ये लैक्टिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में आगे चल के डिग्रेड हो जाता है। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट, ठीक है।
ह्यूमन बॉडी को क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में एनर्जी जो है वो बनी रहे। अब क्या होता है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं होती, तो ग्लूकोज जो होता है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा, हमेशा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और बॉडी में हमें फैटिक फील होता है, मतलब हमें चक्कर से आने लगते हैं, ठीक है। जो भी खाना हमने खाया, ग्लूकोज लिया हमने, वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होने लगता है, ग्लूकोज आगे ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। और हम किसकी फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, वहां पे इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई होती है, क्योंकि हम एकदम से बॉडी को बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करवा देते हैं, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर लोड डालते हैं, तो जो ऑक्सीजन का लेवल है ब्लड में वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। और जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने लगेगी तो ग्लूकोज क्या करेगा, आपका लैक्टिक एसिड बना देगा। और ये जो लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है, ये बनता किसका है, आपका H+ आयन और लैक्टेट, ठीक है, ये किसका बनता है, लैक्टेट और H+ आयन, इसको हम बोलते हैं लैक्टेट। और इधर होता है आपका H+ आयन, ये मिलके क्या बना देते हैं, लैक्टिक एसिड। अब ये जो लैक्टिक एसिड है इसकी वजह से हमारे बॉडी में क्या होता है, क्रैम्पिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो क्रैम्प्स होते हैं इनको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, गर्म पानी से ट्रीटमेंट करते हैं, जिसकी वजह से उसको ऑक्सीजन की सप्लाई होती है और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ये आगे चल के ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस देख लीजिए एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म दोनों में होगा। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और एक होता है आपका साइटोप्लाज्म में, जबकि ये जो होता है केवल और केवल साइटोप्लाज्म में अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 69। ओके, एक पॉइंट और यहाँ पे रह गया है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, जो ग्लूकोज होगा वो किस में टूटता है, CO2 और वाटर में। यहाँ पे यही तो हुआ था, ग्लूकोज ने लैक्टिक एसिड बनाया, लैक्टिक एसिड एनारोबिक रेस्पिरेशन में बना, फिर हमने जो गर्म पानी से ट्रीटमेंट दिया तो ऑक्सीजन सप्लाई हुई और वो किस में टूटा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जब माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है तो ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटता है, जबकि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें जो ग्लूकोज होता है वो किस में टूटेगा, CO2 और C2H5OH, जिसे हम बोलते हैं इथाइल एल्कोहल। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मैन्योर। जो मैन्योर होता है वो आपका ग्रीन मैन्योर होती है, मतलब बेसिकली जितना भी किचन वेस्ट निकलता है, ह्यूमन वेस्ट निकलता है, इस सब से हम क्या करते हैं, जो सॉइल है उसकी जो फर्टिलिटी रेट है उसको इम्प्रूव करते हैं। इंप्रूवमेंट ऑफ सॉइल टेक्सचर, बिल्कुल सही बात है, जो सॉइल है उसके टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, जैसे जैसे जमीन में न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है उनको रिप्लेनिश करता है। प्रोवाइडिंग पॉकेट्स इन द सोइल फॉर सीड्स टू ग्रो, नहीं, इसका काम पॉकेट बनाना नहीं होता है सीड्स के लिए जिससे वो इजीली ग्रो कर सके। इंप्रूवमेंट ऑफ वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, बिल्कुल सही बात है, जो मैन्योर होता है वो क्या करता है, जो सॉइल है उसके अंदर जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है, यानी कि पानी को होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है उसको भी ये क्या करता है, बढ़ावा देता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मैन्योर जो होता है वो बनता किसका है, आपका डेड प्लांट्स और जितने भी डेड एनिमल्स होते हैं उनका ये बनता है। इसका मेन काम होता है सॉइल की क्वालिटी और जो प्रोडक्शन है उसको क्या करना, इंक्रीज करना। मैन्योर अगर आपसे कोई पूछे तो इको फ्रेंडली होता है, और दूसरा मैन मेड होता है, और तीसरा नेचुरल फॉर्म होती है, ठीक है, ये नेचुरल होता है, इसमें कोई आर्टिफिशियल प्रोडक्ट यूज नहीं होता, कॉस्ट इफेक्टिव है, और दूसरा ये सॉइल की फर्टिलिटी को इजीली इंक्रीज कर देता है। बनता किससे है, जो यूरिन होता है, ह्यूमन यूरिन वेस्ट, स्लज, कैटल डंग, जितने भी आपके बायोगैस प्लांट्स होते हैं इन सब से ये इसको यूज करके बनाया जाता है। मैन्योर में एक तो होता है आपका कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या होती है, सॉइल की जो वाटर हेल्डिंग कैपेसिटी होती है ना उसको ये इंक्रीज करने में हेल्प करती है, ये इसका क्या होता है, मेन काम होता है। क्यों, क्योंकि ये मैन्योर जो है वो क्या करेगी, पानी में
पानी जो है उसको होल्ड करने की कैपेसिटी को सॉइल की इंक्रीज कर देती है। ठीक है, एक दूसरा इसके अंदर ग्रीन मैन्योर होता है, वो क्या करता है, जो वीड्स होते हैं ना उनकी ग्रोथ को इनिबिट कर देता है। वीड्स क्या होते हैं, खरपतवार। जो मेन प्लांट होता है उसके साथ छोटे छोटे प्लांट्स लग जाते हैं, तो इसके मेन काम यही होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा, इंप्रूवमेंट ऑफ सॉइल टेक्सचर, रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, इंप्रूवमेंट ऑफ वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, बट इट डजंट प्रोवाइड पॉकेट्स इन द सॉइल फॉर सीड्स टू ग्रो। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 70। यहाँ पे आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंप्राइजेस ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय ए वायरस। जो वायरल डिजीज है वो कौन कौन सी हैं। ट्यूबरक्लोसिस जो है वो बैक्टीरियल डिजीज है, इसका कॉजेटिव एजेंट होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जो मीजल्स होती है ये आपकी वायरल डिजीज है। कॉलेरा जो है वो बैक्टीरियल डिजीज है, जिसका आपका कॉजेटिव एजेंट होता है विब्रियो कॉलरी। और जो पोलियो होता है वो आपका क्या है, वायरल डिजीज है। हेपेटाइटिस ए जो है वो वायरल डिजीज है, मीजल्स वायरल डिजीज है, पोलियो वायरल डिजीज है और चिकन पॉक्स वायरल डिजीज है। चिकन पॉक्स किससे होता है, आपका वेरिसेला वायरस। ठीक है, एक होता है स्मॉल पॉक्स, वो चिकन पॉक्स होता है वेरियोला वायरस और स्मॉल पॉक्स होता है आपका वेरिसेला वायरस। कॉलेरा बैक्टीरियल डिजीज होती है, टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज होती है, ये होता है आपका साल्मोनेला टाइफी से। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियल है लेकिन पोलियो वायरल है। कॉलेरा बैक्टीरियल होती है आपकी, टाइफाइड बैक्टीरियल है, हेपेटाइटिस ए वायरल है और मीजल्स वायरल है। यहाँ पे आपसे पूछा था कंप्लीट वायरल डिजीज बताइए, तो वायरल डिजीज है आपकी ऑप्शन नंबर 2। बैक्टीरियल डिजीज होती है, वायरल डिजीज होती है, प्रोटोजोअन डिजीज होती है और आपकी फंगल डिजीज होती है। जो फंगल डिजीज होती है ना उसमें मेनली दांत खाज खुजली आता है, जो लोगों में गंजापन होता है, स्क्रैबीज प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों की खोपड़ी में पपड़ी जम जाती है, ये सब क्या है, फंगल डिजीज। प्रोटोजोअन डिजीज में याद रखिएगा मलेरिया जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फीमेल एनाफिलीज इसका पॉजिटिव एजेंट होता है और प्लाज्मोडियम इसका वेक्टर होता है। अगर वायरल डिजीज की बात करें तो मीजल्स वायरल डिजीज होती है, पोलियो वायरल डिजीज है। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज की बात करें तो हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया। सो आई जस्ट होप कि आपको क्लियर है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। वेरियस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड देयर यूजेस आर गिवन बिलो इन कॉलम ए एंड कॉलम बी रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे दिए हुए हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और यहाँ उनका यूज दिया हुआ है। अब आपको मैचिंग करनी है कि कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है उसका यूज क्या है। कोक कहाँ यूज होता है, कोलतार कहाँ यूज होता है, कोल गैस कहाँ यूज होती है, बिटुमेन। बिटुमेन जो होता है ना उसका मेन काम होता है मेटलिंग ऑफ द रोड्स। जो रोड्स हैं उनको बनाने में इसको काम में लिया जाता है। तो डी का क्या होगा, 3rd। नेक्स्ट है कोक। कोक को हम किस में काम में लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। कोलतार जो है उसको कहाँ यूज किया जाता है, कोलतार यूज होता है आपका परफ्यूम्स और एक्सप्लोजिव में। ठीक है, जो कोल गैस होती है उसको कहाँ यूज किया जाता है, एज ए फ्यूल यूज किया जाता है, किसमें, इंडस्ट्रीज में। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। अगर बिटुमेन पता है तो आपको आंसर पता चल जाएगा कि जो बिटुमेन होता है उसका मेन काम होता है रोड्स जो होती हैं उनको बनाने के लिए यूज करना। जो कोक होता है ना ये जो स्टोव वगैरह होता है घर पे उनमें फ्यूल भरने के काम में आता है, और जितने भी हमारे लुहार वगैरह होते हैं ना वो इस कोक को यूज करते हैं। ये क्या करता है, आयरन बनाने में हेल्प करता है। दूसरा जो आयरन हो गया, स्टील हो गया, इनको बनाने में ये मेनली हेल्प करता है। इसलिए जितने भी लुहार वगैरह होते हैं वो कोक को यूज करते हैं। दूसरा कोक जो होता है ना इसमें जो कार्बन कंटेंट है वो बहुत ज्यादा होता है, इसकी वजह से इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन क्या है तो आप बताएंगे कोक। क्लियर। फिर बात करते हैं हम कोलतार। कोलतार जो होता है इसको मेनली पेंट्स में, परफ्यूम, सिंथेटिक ड्रग, डाई, इन सब में यूज किया जाता है। जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वहां इसको यूज किया जाता है, साबुन बनाने में, ऑइंटमेंट बनाने में, शैम्पू वगैरह जो होती है उसमें भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें जो कोल गैस होती है इसको कहाँ यूज करते हैं, ये एज एन फ्यूल यूज होता है। ठीक है, ये क्या होता है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है ना और ऑक्सीजन ये आपस में क्रिएट करके क्या बनाते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। और जब नाइट्रस ऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट करती है तो ये क्या बना देता है, ओजोन जो है उसको क्रिएट कर देता है। क्लियर। तो ये बेसिकली इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, जो भी आपकी लाइटिंग वगैरह होती है कोल गैस को उसमें यूज किया जाता है। जो
इल्यूमिनेशन है, इल्यूमिनेशन में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। बहुत हाई टॉक्सिक होता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन होती है कोल गैस में वो क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी और उससे क्या बना देती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। आई रिपीट, जो कोल गैस होती है उसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसलिए आपने देखा होगा जितने भी स्ट्रीट लैंप होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं, ठीक है। ये नाइट्रोजन गैस जो होती है ये ओजोन प्रोड्यूस करती है और दूसरे कंटामिनेंट जो है उनको बनाती है। फिर बात करें हम बिटुमेन की, तो जो बिटुमेन होता है वो रोड की मेटालिंग में काम में आता है। इसको वाटर प्रूफ जो होते हैं मटेरियल उनको बनाने में यूज़ किया जाता है। इसको रोड बनाने में क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये हाईली ड्यूरेबल होता है। क्लियर, वापस देख लेते हैं। कोक जो है उसको किस में यूज़ किया जाता है, स्टोव जो होता है उसमें, फ्यूल में, या फिर जो लोहार वगैरह होता है वो इसको यूज़ करता है। क्यों, क्योंकि ये स्टील और आयरन को बनाने के काम में आता है। क्लियर, दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कार्बन कंटेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। कोलतार की बात करें तो इसको जितने भी परफ्यूम हैं, शैम्पू हैं, साबुन है, ऑइंटमेंट हैं, आपके जितने भी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ड्रग, डाई, इन सब में इसको यूज़ किया जाता है। कोल गैस की बात करें तो जितने भी आपकी लाइटिंग होती हैं, जो गवर्नमेंट लाइट लगती हैं उनमें प्रेजेंट होता है। ये हीटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है, एज एन इल्यूमिनेशन यूज़ किया जाता है। जो कोल गैस होती है उसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, इसलिए ये बहुत हाईली टॉक्सिक होता है। ये नाइट्रोजन क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाती है और ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होती है वो वापस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और क्या बना देती है, ओजोन, ठीक है। बिटुमेन की बात करें तो इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, मेटालिंग ऑफ द रोड्स, ठीक है। मेटालिंग ऑफ द रोड में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होता है। So the option 1 will be correct. नेक्स्ट बात करें हम क्वेश्चन नंबर 72। यहाँ पे आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट मैचिंग सेट। ये आपके फाइबर दिए हुए हैं, फ्लेक्स, कॉटन, सिल्क और कोकोनट फाइबर, और यहाँ पे है पार्ट ऑफ ओरिजिन कि कौन सा फाइबर किस पार्ट से ऑब्टेन्ड होता है। अगर आपको सिल्क पता है तो सिल्क किससे मिलता है, कोकून से। कॉटन किससे मिलता है, फ्लावर से, ठीक है। फ्लेक्स किससे मिलता है, जस्ट ए सेकेंड, बी का होगा आपका थर्ड, फ्लावर बी का है आपका थर्ड, सी का है आपका सेकंड, ए का क्या है आपका, फ्लेक्स जो होता है जूट वो स्टेम से मिलता है और कोकोनट फाइबर किससे मिलता है, हस्क से, ठीक है। तो डी का क्या होगा 1, ए का क्या होगा, ए का होगा आपका फोर्थ, ए का है 4, बी का है थर्ड, सी का है 2 और डी का है 1। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। अब अगर हम बात करें कि फाइबर होता क्या है, तो फाइबर जो होता है ना वो आपने देखा होगा, फाइबर होता है, फिर हम यार्निंग करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, छोटे छोटे से जो फैब्रिक है उसको बना देते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम फाइबर की बात करें तो फाइबर छोटे छोटे से आपके, जैसे कॉटन होता है, कॉटन क्या होता है, उसका फ्लावर होता है, फ्लावर में से हम क्या करते हैं, उसको निकाल लेते हैं। अब फाइबर की बात करें तो जस्ट लाइक अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, पतले पतले लंबे लंबे ऐसे धागे होते हैं। जो फाइबर होते हैं वो मेनली या तो प्लांट से ऑब्टेन्ड होते हैं या फिर कहाँ से मिलते हैं, हमें एनिमल से मिलते हैं। प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर के नाम से जाने जाते हैं। अगर प्लांट फाइबर की बात करें तो आपका क्या होता है, कॉटन जूट हो गया, बेम्बू हो गया, फ्लैक्सीड, लकड़ी हो गई, ग्रेन्स हो गए, ये सब क्या है, प्लांट फाइबर। अगर एनिमल फाइबर की बात करें तो जितना भी हम कोकून वगैरह, सिल्क वगैरह जो है, ये क्या होता है आपका एनिमल फाइबर, ठीक है। कॉटन जो होता है ना ये आपका बहुत सॉफ्ट फाइबर होता है। जो कॉटन बॉल हम बोलते हैं, ये कॉटन बॉल को हम किस में से निकालते हैं, फ्लावर में से, ठीक है। दूसरी चीज, अगर फ्लेक्स की बात करें तो फ्लेक्स जो होता है इसको किस में से निकाला जाता है, स्टेम में से, ठीक है। फ्लेक्स फाइबर जो होता है ये जनरली प्लांट का जो स्टेम होता है ना उससे स्किन जो है वहां से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। जो फ्लेक्स फाइबर होता है, अगर आपसे इसकी अपीयरेंस पूछे कि ये दिखता कैसा है, तो आपने देखा होगा आजकल कई लोग ब्लॉन्ड हेयर करवाते हैं, ये उसके जैसा दिखता है। फ्लेक्स फाइबर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है कॉटन के कंपैरिजन में, लेकिन ये कम इलास्टिक होता है। कॉटन थोड़ी इलास्टिक होती है जबकि फ्लेक्स फाइबर जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है और कम इलास्टिक नेचर शो करता है। अगर सिल्क की बात करें तो सिल्क के केस में याद रखिएगा, दिस इज योर नेचुरल प्रोटीन फाइबर। प्रोटीन फाइबर क्यों है, क्योंकि ये कोकून जो है उससे ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है।
सिल्क का जो प्रोटीन फाइबर होता है ना वो मेनली फिब्रोइन जो है उसका बनता है। अगर इसका आपसे प्रोटीन फाइबर कोई पूछे तो वो क्या है, फिब्रोइन। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोकोनट फाइबर, तो जो कोकोनट फाइबर होता है ये आपका कोकोनट जो है उसके हस्क से बनता है। ठीक है, कोकोनट का बॉटनिकल नेम क्या होता है, कोकस न्यूसीफेरा, ये इसका बॉटनिकल नेम है। और इसका आपने आउटर कवरिंग देखी होगी ना जो हम फेंक देते हैं, उससे ये ऑब्टेन्ड होता है। फाइबर जो होता है वो गोल्डन कलर का होता है। ठीक है, और इसी को ही हम गोल्डन फाइबर के नाम से जाने जाते हैं। ये बहुत टाइट होता है। क्लियर। तो यहाँ क्या हुआ, फ्लेक्स स्टेम से मिलता है, कॉटन फ्लावर से मिलता है, सिल्क कोकून से मिलता है, कोकोनट फाइबर आपका हस्क से मिलता है। फाइबर क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। दूसरा चीज ये लंबे होते हैं, पतले होते हैं और फ्लेक्सिबल स्ट्रैंड होती है। एनिमल फाइबर होते हैं और प्लांट फाइबर होते हैं। प्लांट फाइबर क्या है, कॉटन, जूट, बेम्बू, कोकोनट ट्री, फ्लैक्सीड। और कॉटन जो होता है वो बेसिकली आपका राजस्थान और एमपी में मिलता है। दूसरा ये कॉटन बॉल जो होता है उसके जैसे ग्रो होता है, प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, फ्लावर में से इसको निकाला जाता है। दूसरा अगर बात करें फ्लैक्सीड, जो फ्लैक्सीड होता है वो बेसिकली आपका जो स्टेम है उसकी जो स्किन है उससे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन ये कॉटन के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर होता है और कॉटन के कंपैरिजन में रिजिड होता है। सिल्क की बात करें तो इसे हम प्रोटीन फाइबर भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो प्रोटीन फाइबर है इसमें जो मेन प्रोटीन प्रेजेंट होता है दैट इज योर फिब्रोइन। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोकोनट फाइबर, ये हमें हस्क से मिलता है। हस्क जो होता है बहुत टाइट होता है, गोल्डन कलर का होता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर। क्लियर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 73। Choose the correct statement from the following regarding plastic. Thermoplastic can be molded again and again. दूसरा जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है that can be softened by heating. बेकेलाइट जो होता है वो थर्मोप्लास्टिक का एक एग्जाम्पल है। पॉलीथीन और पीवीसी जो होती है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक एग्जाम्पल है। ठीक है। यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, जो प्लांट फाइबर होते हैं ना और जो एनिमल फाइबर होते हैं, ठीक है, जो प्लांट फाइबर होते हैं वो प्लांट से मिलेंगे, एनिमल फाइबर एनिमल से मिलेंगे। एनिमल फाइबर जो होता है ना वो मेनली किसके बनते हैं, प्रोटीन्स के। ठीक है। और जो प्लांट फाइबर होते हैं वो किसके बनते हैं, सेल्यूलोज के। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखिएगा। एनिमल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड प्लांट फाइबर जो होते हैं वो सेल्यूलोज के बनते हैं। जो एनिमल फाइबर होता है ना इनकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम होती है, जैसे ऊन हो गई और आप क्या ये सिल्क हो गया, इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। जबकि जो प्लांट फाइबर होते हैं ना ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, जैसे जूट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और एक होता है आपका थर्मोप्लास्टिक। ठीक है। तो जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं इनको हम वापस से और वापस रिमोल्ड कर सकते हैं, जबकि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है इसको एक बार हीट करने के बाद आप रीहीट नहीं कर सकते। अगर ये एक बार मोल्ड हो गए तो इनको चेंज करना टफ होता है। थर्मोसेटिंग में क्या आता है, एक तो होता है आपका बेकेलाइट। बेकेलाइट जो होता है, इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी घर पे इलेक्ट्रिसिटी स्विच बनाए जाते हैं वो हमेशा किसके बनते हैं, बेकेलाइट के। दूसरा होता है मेलामाइन। जितना भी हम माइक्रोवेव जो है, माइक्रोवेव प्रूफ जितने भी अपने घर पे बर्तन होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, मेलामाइन के। क्यों, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर और हाई हीट को इजीली बियर कर सकते हैं और अपनी शेप को चेंज नहीं करते। जबकि जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं अगर आप इनको जरा सा भी हाई हीट देते हो या हाई टेम्परेचर देते हो दे कैन रिमोल्डेड अगेन। जैसे पीवीसी होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, आपकी प्लास्टिक बोटल्स होती हैं। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आया है ना, दिस इज फ्रॉम योर पॉलीमर। जो पॉलीमर होता है ना ये रिपीटिंग चेन्स होती हैं। जैसे आपका पूछे पॉलीथीन, तो जो पॉलीथीन होता है इसमें जो एथीन है उसकी क्या होती है, एक लंबी चेन होती है। दिस इज योर पॉलीमर। ठीक है। कुछ पॉलीमर कैसे होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो बेंड हो जाते हैं, जैसे पॉलिस्टर हो गया, रबड़ हो गया, ये इजीली स्ट्रेच आउट होते हैं। कुछ जो होते हैं बहुत टाइट होते हैं, जैसे ग्लास है, इसको आप रिमोल्ड नहीं कर सकते। जो पॉलीमर्स होते हैं वो मैन मेड सब्सटेंस होता है, मतलब इंसानों के द्वारा बनाए हुए हैं। पॉलीमर जो होता है ना वो मतलब इजीली डैमेज नहीं होते, ये बहुत रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है। इनकी स्ट्रेंथ जो होती है बहुत स्ट्रांग होती है, वाटर रेजिस्टेंट होता है, ड्यूरेबिलिटी बहुत हाई होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, वेट में बहुत लाइट होते हैं। ठीक है। केमिकल्स के साथ ये इजीली रिएक्ट नहीं करते। तो जो थर्मोप्लास्टिक होता है उसको हम क्या करते हैं, हीट करने पर उनको रिमोल्ड किया जा सकता है। ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होती है, जबकि ये क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। जो थर्मोप्लास्टिक है उसमें क्या आता है, एक तो हो गया आपका पीवीसी। ठीक है।
एक आता है आपका पॉलीथीन। अगर आप पॉलीथीन को गर्म करोगे तो बहुत अजीब शेप ले लेता है। पॉलीस्टाइरिन होता है। ये सारे एग्जाम्पल याद रखिएगा। थर्मोसेटिंग में सिर्फ बेकेलाइट और मेलामाइन होता है, जबकि थर्मोप्लास्टिक में क्या क्या आता है, पीवीसी आता है, पॉलीथीन आता है, पॉलीप्रोपाइलिन आता है। थर्मोसेटिंग जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। अगर एक बार आपने उनको बना दिया तो आप उनको वापस से चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये इनकी जो पॉलीमर यूनिट्स होती है ना वो बहुत ज़्यादा क्रिस क्रॉस होती है, इसलिए इनको चेंज करना टफ होता है। आई जस्ट होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो बेकेलाइट जो है वो थर्मोप्लास्टिक नहीं है, दिस इज योर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को सॉफ्ट नहीं किया जा सकता हीटिंग पे, ये एक बार जैसी सेट हो जाती है वैसी ही रहती है। जो पॉलीथीन और पीवीसी होते हैं वो थर्मोसेटिंग नहीं है, वो थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। और रैबिट्स फास्टेस्ट स्पीड इज 56 किलोमीटर पर आवर। जो एक खरगोश है उसकी जो फास्टेस्ट स्पीड है वो कितनी है, 56 किलोमीटर पर आवर। इफ इट हैज टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 2.5 किलोमीटर। अगर खरगोश को 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करना है तो कितने टाइम में, हाउ मच टाइम इन मिनट्स विल इट टेक टू कवर, मतलब कितने टाइम में वो इसको कवर करेगा इफ इट रन्स द फास्टेस्ट इट कैन। अगर वो बहुत तेज दौड़ता है, जितना तेज वो दौड़ सकता है। स्पीड कितनी है, 56 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है, 2.5 किलोमीटर। जो स्पीड है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है, टाइम हमको निकालना है। ठीक है, तो टाइम का फॉर्मूला है, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूलाज याद रखिएगा। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम निकालना है तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पे डिस्टेंस आपको कितनी दी हुई है, डिस्टेंस दी हुई है इन्होंने आपको 2.5। ठीक है, नीचे कितना है आपका, स्पीड कितनी है 56। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 0.044। ठीक है, लेकिन ये जो 0.044 किलोमीटर है इसको हमें क्या करना है, मिनट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो भी आपका आंसर है वो मिनट में है। जब आप इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.044 को जब आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे योर आंसर वुड बी 2.64। ठीक है, और ये जो 2.64 है ये लगभग किसके है, 3 मिनट्स। स्पीड कितनी दी रखी है, 56 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितनी है, 2.5। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहले टाइम निकालना पड़ेगा। यूजुअली स्पीड पूछता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम निकालना है, फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 2.5। ठीक है, स्पीड कितनी है, 56। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका 0.044। ठीक है, ये किस में है, किलोमीटर पर आवर में। हमको किस में बदलना है, मिनट में। इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आएगा, 2.64। लगभग कितने इक्वल है, 3 मिनट के। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, अलीशा इज सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर। अलीशा को क्या है, तेज बुखार है। हर फ्रेंड चेक हर टेम्परेचर। उसकी जो फ्रेंड है उसने उसका टेम्परेचर चेक किया, किससे, क्लिनिकल थर्मोमीटर। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है इसकी जो रेंज होती है वो 35 to 42 डिग्री सेल्सियस होती है। मान लीजिए ये आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर है, यहाँ 35 है, यहाँ 36 है, यहाँ 37 है, ऐसे करके सो ऑन, यहाँ तक हम गए 42 तक। तो ये जो एक ब्लॉक होता है ना 35 to 36, इसके बीच में जो इसकी परास होती है, रेडियस, वो कितनी होती है, 2-2 के उसमें होता है। ये कैसे, यहाँ मान लीजिए 35 है तो यहाँ हो जाएगा 35.2, 35.4, 35.6, 35.8 और 36। इस तरह से ये 2-2 जो है उसके गैप पे होता है, मतलब 2-2 के डिविजन्स होते हैं उसमें। अब फाउंड दैट इट इज 101 डिग्री सेल्सियस। जब उसकी फ्रेंड ने उसका फीवर मापा क्लिनिकल थर्मोमीटर से तो वो कितना था, 101 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अब 2 डिवीजन जो है वो राइट हैंड साइड पे ज्यादा दिखा रहा है, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर है लेकिन उसका कितना है, 101 डिग्री सेल्सियस। अब वो बोल रही है कि राइट हैंड साइड पे 2 डिवीजन ज्यादा है, मतलब 101 डिग्री सेल्सियस है, 2 डिवीजन अगर ज्यादा होंगे तो 101.2 और 101.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 5 डिवीजन्स बिटवीन 2 बिग लाइंस, 2 जो बड़ी लाइन है उनके बीच में 5 डिवीजन होते हैं, तो उसका टेम्परेचर कितना होगा, 101.4 डिग्री सेल्सियस। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। और यहीं पे एक चीज याद रखिएगा, एक होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होती है उसकी रेंज होती है -10 से 110 डिग्री सेल्सियस।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म ऑफ सेफ गार्ड वन सेल्फ। मतलब जब लाइटनिंग होती है तो उसके दौरान कौन सी प्रोसेस जो है, कौन सी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। टॉकिंग थ्रू वायर्ड फोन, स्क्वेटिंग लो ऑन द ग्राउंड, यूजिंग ए मोबाइल फोन, टेकिंग शेल्टर अंडर शॉर्ट ट्रीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जब आप वायर्ड फोन से बात करते हो तो उस टाइम हमें ये चीज इग्नोर करनी चाहिए। ठीक है, जो थंडर स्टॉर्म होता है इसमें क्या होता है, लाइटनिंग होती है और बहुत तेज आवाज आती है। तो जो थंडर स्टॉर्म है उसमें एयर का जो करंट होता है ना, वो तो क्या होता है, ऊपर जाता है। इस प्रोसेस में बेसिकली जो एयर करंट है वो तो क्या होता है, ऊपर जाता है। ठीक है, और जबकि पानी की जो ड्रॉप होती है, यानी कि वाटर जो ड्रॉपलेट होती है, वो क्या होती है, नीचे आती है। आई रिपीट, एयर करंट क्या होता है, ऊपर जाता है, जबकि वाटर ड्रॉपलेट जो होती है वो नीचे आती है। यहाँ पे क्या होता है, आपके जितने भी चार्जेस होते हैं ना, उनका सेपरेशन होने लगता है। ठीक है, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो एयर करंट के साथ क्या है, ऊपर जाने लगता है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो लोअर एंड के साथ क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ नीचे आने लगता है। तो चार्ज के बीच में ये जो डिफरेंस होता है, ये क्या करता है, करंट के फ्लो को और ज्यादा उसको इम्पल्सिव कर देता है। इसे ही हम लाइटनिंग बोलते हैं। तो इस टाइम जितने भी आपके कंडक्टर्स होते हैं उनको क्या करना चाहिए, हमें दूर रखना चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो वायर्ड फोन होते हैं उनसे जब आप बात करते हो तो उसमें क्या होता है, चार्ज फ्लो होता है, जिसकी वजह से लाइटनिंग स्ट्राइक हो सकती है। तो जितने भी वायर्ड फोन है उनके थ्रू हमें बात करनी नहीं चाहिए। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। साउंड वेव विल नॉट बी एबल टू ट्रेवल थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो साउंड वेव होती है उसको ट्रेवल करने के लिए पहली बात तो एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। साउंड सबसे ज्यादा सॉलिड में ट्रेवल करती है, फिर लिक्विड में ट्रेवल करती है और फिर गैस में। ठीक है, और अगर आपसे लाइट में पूछा जाए तो इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, सबसे तेज गैस में, फिर लिक्विड में और सबसे कम सॉलिड में, और सबसे तेज लाइट ट्रेवल करती है आपकी वैक्यूम में। ठीक है, जो साउंड होता है ना वो कभी भी आपका वैक्यूम के थ्रू या फिर लकड़ी जो होती है उसमें ट्रेवल नहीं कर सकती, क्योंकि साउंड एनर्जी जो होती है दैट इज ऑलवेज मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, कैसी होती है, मैकेनिकल वेव होती है। दूसरा, ये जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव शो करता है, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो होती हैं इनको फ्लो करने के लिए हमेशा मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और मीडियम जो होता है वो वैक्यूम में कभी भी नहीं होता, जिसकी वजह से साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर पाती। साउंड वेव की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, पहली बात तो ये, दिस इज कॉल्ड योर मैकेनिकल वेव। दूसरा, इट शोज लॉन्गिट्यूडिनल प्रॉपर्टी, जिसे हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य। ठीक है, ये क्या करता है, लॉन्गिट्यूडिनल प्रॉपर्टी शो करता है। जो साउंड होता है ना उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को हिट करते हैं, जैसे किचन में चम्मच गिर जाता है या प्लेट गिरती है, तो जो सॉलिड में पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, इस तरह से वाइब्रेट करते हैं, हिट करते हैं, जिसकी वजह से हमें साउंड जो है वो थोड़ी देर तक सुनाई देता है। तो ये जो वाइब्रेशन है ना, इनको ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। जैसे ये मीडियम आप हटा दोगे तो ये साउंड जो है वो ट्रेवल नहीं कर पाएगा। क्लियर, इसीलिए जो वैक्यूम होता है उसमें साउंड कभी भी ट्रेवल नहीं कर पाती है। आई जस्ट होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। तो यहाँ क्या होगा आपका, वुडन स्केल, सॉरी वैक्यूम। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका 4 ग्लास सिलेंडर ए बी सी डी ऑफ सेम लेंथ 25 सेंटीमीटर एंड सेम डायमीटर आर टेकन। 4 ग्लास सिलेंडर लिए ए बी सी डी, ठीक है, सेम लेंथ के हैं। कितनी लेंथ है सबकी, 25 सेंटीमीटर। डायमीटर क्या है, वो भी सेम है। अब यहाँ पे बोला है इनको पानी से फिल कर किया गया 20 सेंटीमीटर तक। ठीक है, चारों को 20 सेंटीमीटर तक पानी से फिल कर दिया गया। जो होल है ए में कहाँ बनाया गया, 5 सेंटीमीटर पे, बी में बनाया गया 8 सेंटीमीटर पे, सी में बनाया गया 10 सेंटीमीटर पे और डी में बनाया गया 12 सेंटीमीटर पे। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि बॉटम ऑफ ईच सिलेंडर, हर किसी में नीचे से, ठीक है, नीचे से ये क्या किया है, छेद किया गया है। किस सिलेंडर में पानी जो है वो तेजी से बाहर आएगा और बहुत दूरी तक जो है वो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझिए, प्रेशर जो होता है ना वो क्या होता है, आपका एक फोर्स होता है। ठीक है, प्रेशर इज ऑलवेज ए फोर्स, जो कि हमेशा किसी भी एक सरफेस जो है उस पर वो क्या करता है, अपने आप को लगाता है। ठीक है, प्रेशर क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब क्या है, ये सब क्या है, एक बल है जो अपने आप को किसी सरफेस पर ये लगाते हैं। तो ग्रेविटी जो होती है ना वो हमेशा अपने आप प्रेशर को खुद से इम्प्लाई करती है। ठीक है, अब पानी का जो वेट होता है, पानी का खुद का एक वेट होता है, ये जो पानी का वेट है यही क्या करता है, आपके फोर्स को क्रिएट करता है। क्लियर, पानी जो है
वो क्या करेगा, जितना दूर, जितने नीचे होल होगा ना और जितना दूर तक पानी फेंकता है वही उसका क्या होता है, प्रेशर होता है। तो वाटर प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है, ये याद रखिएगा, वाटर प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। ठीक है, यहाँ पे रो क्या होती है, वाटर की डेंसिटी होती है, जी होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे हम 9.81 बोलते हैं, और एच जो होती है वो आपकी क्या है, हाइट। ठीक है, और अगर एसआई यूनिट में प्रेशर की यूनिट पूछी जाए दैट इज योर पास्कल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको क्या है, ABCD 4 सिलेंडर दिए हैं। ठीक है, अब जो स्ट्रीम आ रही है किसमें से, सिलेंडर डी में, वो कितने पे है, 12 सेंटीमीटर पर, जो बहुत ज्यादा क्लोज है किसके, सिलेंडर के, 12 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा क्लोज है। और एक स्ट्रीम जो है वो किसमें आ रही है, ए वाले सिलेंडर में, ये क्या है 5 सेंटीमीटर पे, तो ये सिलेंडर से क्या है, बहुत दूर है। तो इस केस में क्या होगा, जो ए सिलेंडर है वहां से जो वाटर निकलेगा वो क्या करेगा, बहुत दूर की डिस्टेंस को कवर करता है। क्लियर, क्योंकि इसमें पानी का जो फोर्स होता है वो बहुत तेज लगता है, और जो पानी नीचे बॉटम पे पानी जो रिसीव करता है ना, उसमें पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, तो ए में क्या है, अब हिंदी में अगर इसको देखें कि एक समान लंबाई 25 सेंटीमीटर और एक समान व्यास के 4 सिलेंडर ABCD लिए 20 सेंटीमीटर तक जल से भरे गए, ए में तली से 5 सेंटीमीटर ऊपर, मतलब ए जो है उसमें क्या किया, 5 सेंटीमीटर तली से ऊपर। ठीक है, बी में 8 सेंटीमीटर, सी में 10 सेंटीमीटर, डी में 12 सेंटीमीटर। जबकि जितना ज्यादा वो अपने बेस के क्लोज होगा उतना ज्यादा क्या होता है, पानी का वेट जो है उस पर उतना ज्यादा लगेगा। ठीक है, और जितना ज्यादा पानी का वेट लगेगा वो उतनी दूरी को कवर करेगा, क्योंकि अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि इसका फॉर्मूला होता है रो जी एच। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। बॉटम में क्या होता है, पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा एग्जर्ट होता है, पानी का वेट बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो हाई वाटर प्रेशर जो है उसको क्रिएट करता है। तो ये वाला होल जो है वो बहुत स्ट्रांग होगा और यहीं से क्या है, पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा रिलीज होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मैच द गैजेट्स गिवन इन कॉलम ए विद द एपरेटस रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर देम इन कॉलम बी। मतलब जो एपरेटस है कॉलम ए में जो दिए हैं उनको बनाने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो कॉलम बी में दी हुई है। तो आपको बताना है कौन सी चीज किसके लिए रिक्वायर्ड है। पिन होल कैमरा, क्लेडोस्कोप, पेरिस्कोप और न्यूटन डिस्क। सबसे पहले हम बात करते हैं पिन होल कैमरा। तो जो पिन होल कैमरा होता है वो एक सिंपल कैमरा होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, पिन होल कैमरा में कभी भी कोई भी लेंस आपका नहीं होता, बस एक छोटा सा छेद होता है और एक लाइट प्रूफ बॉक्स जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक छोटा सा छेद होगा, दूसरा एक लाइट प्रूफ बॉक्स होता है। कहाँ पे, एक कोई भी एक साइड लेते हैं उस पर एक लाइट प्रूफ बॉक्स होगा और एक छोटा सा छेद होता है। अब जो लाइट होती है वो ऑब्जेक्ट से आती है, इस जो छेद है इसके थ्रू पास होती है, और अपोजिट साइड जो होता है बॉक्स का उस पर उसकी इन्वर्टेड इमेज बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पिन होल कैमरा, एक होता है आपका क्लेडोस्कोप। जो क्लेडोस्कोप होता है उसके अंदर क्या होगा आपका, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए का क्या है, 2 बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट साइज एंड ए ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन। ए का हो जाएगा 4। ठीक है, 2 अलग अलग साइज के बॉक्स होते हैं और एक ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन होती है। आई रिपीट, पिन होल कैमरा जो होता है उसमें कोई लेंस नहीं होता है, बस एक छोटा सा छेद होता है और एक लाइट प्रूफ बॉक्स होता है। ठीक है, किसके साथ, एक छोटे से छेद के साथ। लाइट जो होती है वो ऑब्जेक्ट से आती है, इस छेद में जाएगी और दूसरी साइड जो है बॉक्स की वहां पे एक इन्वर्टेड इमेज बन जाती है। क्लियर। दूसरा बात करें हम क्लेडोस्कोप, तो जो क्लेडोस्कोप होता है इसका करेक्ट आंसर है, इसमें 3 रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप चाहिए, एक सर्कुलर प्लेन ग्लास प्लेट चाहिए, कुछ पीस बेंगल ये चाहिए और कार्डबोर्ड ट्यूब और डिस्क चाहिए। जो क्लेडोस्कोप होता है ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती हैं। ये जो 2 सरफेस होती है ना वो एक एंगल पे एक दूसरे से क्या होती है, सटी हुई होती हैं, जिससे कि एक सिमेट्रिकल जो पैटर्न है वो यहाँ पे बन जाता है। क्लियर। इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है और ये क्या करती है, ग्लास जो है उसके कलर्ड पीस को बनाती है। जैसे ही हम ट्यूब को रोटेट करेंगे ना तो सिमेट्रिकल इमेज जो है वो बनने लग जाती है। क्लेडोस्कोप जो होता है ना वो विब क्योर के प्रिंसिपल पर काम करता है। आई जस्ट होप कि समझ में आया। क्लेडोस्कोप जो होता है वो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्रेजेंट होती हैं। ये दोनों सरफेस एक दूसरे से एक
फिक्स्ड एंगल पे होती हैं, जिससे कि एक सिमेट्रिकल पैटर्न जो है उसको ऑब्टेन किया जा सके। ठीक है, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है जो कि कलर्ड पीस जो है ग्लास के उनको कंटेन करती है। तो 3 रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप्स होती हैं, सर्कुलर प्लेन ग्लास प्लेट होती है, कुछ बेंगल के पीस होते हैं, कार्डबोर्ड ट्यूब होती है और डिस्क होती है। थर्ड अगर हम बात करें पेरिस्कोप, इसका करेक्ट आंसर होता है इसमें 2 प्लेन मिरर होते हैं और इसमें एक हार्ड कार्डबोर्ड या बैक बॉक्स होता है। जो पेरिस्कोप होता है ना, इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, दूसरी चीज इसमें एक ऑब्जेक्ट जो होता है, ठीक है, मतलब एक ऑब्स्टेकल जो होता है उसकी प्रेजेंस में हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। ये यूजुअली लाइट जो होती है उसके डायरेक्शन को क्या करता है, मतलब यहाँ से एक लाइट गिरी यहाँ जाएगी, यहाँ से गिरी यहाँ जाएगी। तो पेरिस्कोप में बेसिकली मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है जिसके बाद वो ऑब्जर्वर की आइज तक जाता है। एक होता है न्यूटन्स डिस्क। जो न्यूटन्स डिस्क होता है आपका, दिस इज योर सर्कुलर कार्डबोर्ड टॉप विद पेंटेड 7 कलर्स एंड ए नेल। बेसिकली जो डिस्क होती है घरों में हम यूज भी करते थे, जिसमें हम रेनबो लाइक स्ट्रक्चर देखते थे। ठीक है, इसमें रेनबो कलर्स होते हैं। जब आप डिस्क को रोटेट करते हो तो जो कलर होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, व्हाइट में। या आप घर पे भी करके देख सकते हो, जो रेनबो इसमें बनता है वो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाता है, व्हाइट स्ट्रक्चर में। इसीलिए जो न्यूटन है उन्होंने बोला था कि जो व्हाइट लाइट होती है वो किसका कॉम्बिनेशन होती है, 7 कलर का। ठीक है, सो आई जस्ट होप कि अब आपको अच्छे से समझ में आया। पिन होल कैमरा जो है उसका क्या है, 2 बॉक्स होते हैं अलग अलग साइज के और इसमें एक ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन होती है। आई रिपीट, पिन होल कैमरा जो होता है उसमें कोई लेंस नहीं होता, बस एक छोटा सा छेद होता है। एक लाइट प्रूफ बॉक्स होता है जिसमें एक साइड पे एक छोटा सा छेद होता है। ठीक है, दूसरा लाइट आती है ऑब्जेक्ट से, वो इस छेद में जाती है और जो दूसरी साइड है बॉक्स की वहां पे उसकी एक इन्वर्टेड इमेज बन जाती है। बेसिकली इसमें रेक्टिलियन लाइट प्रोपोर्शनल बनता है। दूसरी चीज अगर हम बात करें क्लेडोस्कोप की, तो जो क्लेडोस्कोप होता है दिस इज योर ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका, क्लेडोस्कोप में 3 रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप्स होती हैं, सर्कुलर प्लेन ग्लास प्लेट होती है, कुछ पीस बेंगल के होते हैं, कार्डबोर्ड ट्यूब होती है और डिस्क होती है। ठीक है, इसमें सिमेट्रिकल पैटर्न जो होता है उसको ऑब्टेन करने के लिए दोनों मिरर जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ एक राइट एंगल पर फिक्स होते हैं। इसमें जो ट्यूब होती है ना वो क्या करती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कंसिस्ट करती है जो कि कलर्ड पीसेस को बनाती है। ये विबग्योर के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। थर्ड, अगर पेरिस्कोप की बात करें तो ये इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं। इसमें ऑब्जर्वर की आंख तक क्या होता है, पहले लाइट यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, फिर यहाँ जाएगी। तो बार बार जब ये रिफ्लेक्ट होती है तो उससे क्या लगता है कि इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है। न्यूटन्स डिस्क जो होती है ये इसमें व्हाइट कलर जो होता है, जब आप डिस्क को घुमाते हो तो जो आपका रेनबो स्ट्रक्चर है वो व्हाइट में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे न्यूटन ने कहा था कि जो व्हाइट कलर होता है, 7 लाइट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो केवल व्हाइट के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर, और जो रेनबो कलर्स होते हैं वो इस डिस्क के अंदर प्रेजेंट होंगे। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 80, विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ ए न्यूक्लियस इन द सेल। यहाँ पे आपसे पूछा है न्यूक्लियस का फंक्शन सेल में कौन सा नहीं है। टू प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल्स, ये इसका फंक्शन नहीं होता है, क्योंकि ये किसका फंक्शन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो शेप और रिजिडिटी देती है किसको, सेल्स को। प्लांट सेल्स में ये काम कौन करता है, सेल वॉल। ह्यूमन सेल्स में ये काम कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। टू ट्रांसफर ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग टू द फॉर्म ऑफ जीन्स, बिल्कुल सही बात है, ये तो न्यूक्लियस का काम होता है कि जो जीन्स होते हैं वो न्यूक्लियस में किस पे प्रेजेंट होते हैं, आपके डीएनए पे। तो उस केस में क्या होता है, जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक जाती है। टू एक्ट एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, बिल्कुल सही बात है, जो एनिमल सेल होती है इसे ही क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल, क्योंकि ये जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको कंट्रोल करता है। टू अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड द न्यूक्लियस, बिल्कुल सही बात है, ये आपकी सेल है, सेंटर में न्यूक्लियस है, यहाँ साइटोप्लाज्म है। तो इसका मेन काम क्या होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर की तरफ जो मटेरियल्स हैं उनको अंदर बाहर करना। तो जो न्यूक्लियस होता है ना, पहली बात तो एक गोल स्ट्रक्चर होती है, दूसरा न्यूक्लियस हमेशा डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है। क्लियर, ये जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है। यूकैरियोटिक सेल जो होती है केवल ये उनमें मिलेगा, इसे हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये सेल का कंट्रोल ऑडिटर होता है। ठीक है, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है, डबल केस स्ट्रक्चर होती है।
ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इसमें क्या होता है, जगह जगह पे ना न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ न्यूक्लियर पोर्स हैं, इनका मेन काम होता है साइटोप्लाज्म और उसके बीच में जो भी न्यूट्रिएंट है या जो भी मिनरल्स हैं उनको क्या करना, आदान प्रदान करना। ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है उसी के अंदर ही आपका सेल डिवीजन होता है, ग्रोथ होती है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, टू प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल, ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्वेश्चन टू एसेस डाइवर्जेंट थिंकिंग इन लर्नर्स ऑन द टॉपिक ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। बच्चों की हमें डाइवर्जेंट थिंकिंग को चेक करना है, किस टॉपिक पे, फॉसिल फ्यूल्स पे। तो आप बच्चों से बोलेंगे कि 5 एडवांटेज बताओ सोलर एनर्जी के फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर, तो वो 5 एडवांटेज तो फिक्स रहेंगे। लिस्ट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ कोल, जो कोल होता है उसके फॉर्मेशन में जो स्टेप्स होती हैं उनको बताइए, नहीं। लेवल डायग्राम बनाइए, फंक्शनल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, तो वो तो बना देगा ऐसे ट्यूब करके, वो सारे प्रोडक्ट्स बता देगा। लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट वुड हैपन इफ ऑल द पेट्रोलियम रिजर्व्स आर फिनिश्ड अप, क्या होगा अगर सारे पेट्रोलियम रिजर्व जो है वो खत्म हो जाए। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है जिसमें बच्चा बहुत अच्छे से क्रिएटिविटी को यूज करता है। ये हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, जहां भी ये लिखा आ जाए ना व्हाट इफ, व्हाट वुड, तो इसमें क्या होता है बच्चा अपने ब्रेन को प्रॉपर तरीके से यूज करता है। और जो साइंटिफिक थ्योरी होती है ना, जब भी कोई साइंटिफिक थ्योरी होती है उसमें क्या करते हैं हम, स्ट्रक्चर मतलब एक प्रॉपर तरीके से किसी भी चेंज को एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, और साइंस जो होती है उसका मतलब ही यही है कि प्री नॉलेज जो है उसके ऊपर हम नई नॉलेज को उसमें ऐड करके बच्चे को समझाते हैं। क्लियर, सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग साइंटिफिक थ्योरीज। जो साइंटिफिक थ्योरीज है उसके रिगार्डिंग क्या स्टेटमेंट सही है। दे एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन गिवन इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है। ये क्या करती है, ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करती है दी हुई इन्फॉर्मेशन के आधार पर। मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, आपने कोई चीज अपनी आंखों के सामने होती हुई देखी और फिर उसको आपने कॉपी में लिख लिया। दे कैन मेक प्रिडिक्शंस अबाउट रिजल्ट्स ऑफ फ्यूचर ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल सही बात है, ये प्रिडिक्शन बनाते हैं किसके बारे में, जो फ्यूचर ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में। दे आर जनरलाइजेशन ऑफ एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन, ये यहाँ पे क्या है, गलत है। इसमें कभी भी जो ऑब्जर्वेशन है उनका जनरलाइजेशन नहीं होता है। वंस प्रूवन अ थ्योरी कैन नॉट बी डिसअप्रूव, बिल्कुल गलत। अगर एक बार कोई भी चीज प्रूव हो जाती है तो थ्योरी जो है उसको डिसअप्रूव भी किया जा सकता है। क्लियर, तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। जो साइंटिफिक थ्योरी होती है ना बेसिकली वो स्ट्रक्चरल एक्सप्लेनेशन होता है। ठीक है, जो भी फिनोमेना आपको दिया गया है इसमें साइंटिफिक हाइपोथेसिस भी होती है और साइंटिफिक लॉज भी होते हैं। तो साइंस जो होता है वो बेसिकली इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है तो क्यों कर रही है, कितनी चीज़ों को हम जानते हैं, ये सब क्या है आपकी साइंटिफिक थ्योरी। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन होता है वो मेन क्या होता है, आपने कोई भी चीज अपनी आंखों के सामने होती हुई देखी। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस कभी भी लिमिटेड नहीं होते हैं और उस चीज को लेके जब आप एक इन्फेरेंस बनाते हो यानी कि निष्कर्ष निकालते हो तो वो क्या होता है आपका फ्यूचर ऑब्जर्वेशंस के बारे में प्रिडिक्शन करना। नेक्स्ट है विज्ञान के सिद्धांत के संदर्भ में। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, और टीचर गिव द फॉलोइंग टास्क टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। टीचर ने क्लास 6 के बच्चों को एक टास्क दिया, विजिट ए गार्डन और लोकल नर्सरी, एक गार्डन को घूमने जाओ या फिर लोकल नर्सरी, एंड आइडेंटिफाई द प्लांट्स, और ऐसे प्लांट्स को आइडेंटिफाई करो विच आर हेल्दी, जो हेल्दी हैं, एंड गिव रीजंस फॉर आइडेंटिफाइंग दोज प्लांट्स एज हेल्दी, और हमें रीजन बताने हैं कि वो प्लांट हेल्दी क्यों है। विच प्रोसेस स्किल्स आर बीइंग प्रमोटेड इन दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में कौन सी स्किल है जिसको आप प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, डिफाइनिंग ऑपरेशनली, ऑब्जर्वेशन, प्रिडिक्शन, कम्युनिकेटिंग, मेजरिंग, प्रिडिक्टिंग और क्लासिफाइंग। पहली बात तो यहाँ पे हम कोई चीज प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम सबसे पहले कोई चीज होते हुए देखेंगे, पहले हम प्लांट्स को देखेंगे, दूसरा हम उनको ऑपरेशनली डिफाइन करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये चीज पूछी है गिव रीजन, तो रीजन देने के लिए आपको उसको ऑपरेशनली डिफाइन करना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन जो होता है ना, ये अलग अलग सेंसेस के थ्रू जब आप किसी भी चीज को देखते हो, आप गार्डन में गए, वहां आपने चीजों प्लांट्स देखे और फिर उनको आपने ऑब्जर्व किया कि ये वाला प्लांट जो है वो हेल्दी है, ये वाला प्लांट अनहेल्दी है। ठीक है, जहां पे आप चीजों को जो है लिमिटेड वे में नहीं देखते हो, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। ठीक है, डिफाइन करना होता है
जो भी आपने ऑब्जर्व किया है या फिर जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है उसको आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। फिर होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम साइंटिफिक नॉलेज जो है उसको क्या करते हैं, शेयर करते हैं, जैसे लोगों को पानी के बारे में जागरूक करना, तो ये सब क्या होता है, कम्युनिकेशन। इन्फेरेंस क्या होता है, जो भी ऑब्जर्वेशन है उसके बेसिस पे जब आप एक रिजल्ट निकालते हो, दैट इज योर इन्फेरेंस। क्लियर। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑब्जर्विंग एंड डिफाइनिंग ऑपरेशनली। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपोजिटरी एक्टिविटी ऑफ टीचिंग साइंस। यहाँ पे पूछा है कि जो एक्सपोजिटरी एक्टिविटी है साइंस को पढ़ाने की वो कौन सी नहीं है। एक्सपोजिटरी एक्टिविटी का मतलब होता है जहाँ पे आप बच्चे को एक प्रॉपर एक्सपोजर देते हैं कि बच्चा अपने तरीके से चीज़ों को कर सके। और टीचर शोज वीडियोज ऑन हैबिट ऑफ वेरियस एनिमल्स, नहीं। अगर आप बच्चे को सिर्फ वीडियो दिखा देंगे तो बच्चा पैसिव तरीके से सिर्फ उसको देख लेगा। और टीचर डेमोन्स्ट्रेट एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट ए करंट कैरिंग कॉइल हैज ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, नहीं। टीचर अगर डेमो दे रही है तो उसमें बच्चा पैसिव और टीचर क्या है, एक्टिव है। और टीचर प्रोवाइड्स ए कॉन्सेप्ट मैप टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन हायर एंड लोअर ऑर्डर कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, वेरियस एनिमल्स जो है उनके हैबिटेट के बारे में, तो ये भी गलत है। और टीचर आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड सीक्स एक्सप्लेनेशन। जहाँ पे टीचर ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछती है ना तो उसमें बच्चा जो है वो क्रिएटिव थिंकिंग करता है, बच्चे की ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है और बच्चा प्रॉपर तरीके से जो एक्सप्लेनेशन है उनको डिफाइन करता है, ठीक है। एक्सपोजिटरी एक्टिविटी का मतलब ही यही होता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आप बच्चों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। ये मेथड क्या करता है, बच्चों को अटेंटिव रखता है, फोकस्ड रखता है और जो भी बच्चे को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ठीक टाइम पे मिल जाती है। इस केस में क्या होता है, बच्चा कभी भी पैसिव लर्नर बन के नहीं रहेगा, बच्चे की रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग बच्चे के अंदर प्रमोट होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। जेंडर इक्विटी इन साइंस इम्प्लीकेट्स मेकिंग गर्ल्स एज गुड एज बॉयज इन साइंस। जो जेंडर इक्विटी होती है साइंस में वो इम्प्लीकेट करती है लड़कियों को उतना अच्छा बनाने में जितना साइंस में लड़के होते हैं। तो ये क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप। आप क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। जेंडर इक्विटी इन साइंस इम्प्लीकेट्स फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, बिल्कुल सही बात है। जेंडर इक्विटी का मतलब होता है कि आप लड़का हो चाहे लड़की हो दोनों को एक ही तरीके से एक्सपोजर दो। जेंडर इक्विटी जो होती है साइंस में वो साइंस को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है लड़कियों के लिए, लड़का लड़की को लेके कोई भी भेदभाव नहीं करना है। जेंडर इक्विटी इन साइंस एम्स एट क्रिएटिंग मोर सिंगल सेक्स स्कूल, नहीं, ऐसा नहीं है कि साइंस में लड़कियों के लिए अलग स्कूल बना दो लड़कों के लिए अलग स्कूल बना दो। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। जेंडर इक्विटी जो होती है साइंस में वो इम्प्लीकेट होती है लड़का हो चाहे लड़की हो दोनों के लिए इक्वली। यहाँ पे लड़का लड़की को लेके कोई भी जो है डिफरेंस नहीं है, ना ही हम ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उनमें कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, रीड द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। चिल्ड्रंस आइडियाज अबाउट साइंस कंटेंट आर ऑफन डोमेन स्पेसिफिक एंड मे बी कॉन्फ्लिक्टिंग, बिल्कुल सही बात है। बच्चे के जो आइडियाज होते हैं ना साइंस के बारे में वो बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं क्योंकि बच्चा जो है वो अलग संस्कृति से आता है, अलग कल्चरल बैकग्राउंड से आता है। तो कुछ बच्चे जो होते हैं ना वो अपनी कुछ पर्टिकुलर थ्योरीज के साथ स्कूल आते हैं। S2 है चिल्ड्रंस ऑल्टरनेट कंसेप्शन, जो नेव थ्योरी होती है ना उसी को हम बोलते हैं ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शन। साइंस में डेमोन्स्ट्रेट करता है उनकी रीजनिंग को कॉज टू इफेक्ट। कॉज टू इफेक्ट होता है कि कोई भी चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा है S1 करेक्ट है, S2 करेक्ट है, तो यहाँ पे S1 और S2 दोनों ही क्या है, करेक्ट है। क्यों, अब रीजन देख लेते हैं। S1 क्यों करेक्ट है, क्योंकि बच्चे का जो आइडिया होता है ना साइंस के बारे में वो बहुत डोमेन स्पेसिफिक होता है, मतलब चीज़ों को लेके वो बहुत पर्टिकुलर होता है और ये बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग भी होते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चा जो है वो अलग अलग कम्युनिटी से आता है, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से आता है। तो ये क्या होता है, जो एनवायरनमेंट बच्चे को मिलता है आप जैसा बच्चे को सिखा देते हो तो वो क्या करता है उस चीज़ को अपने दिमाग में बसा लेता है। तो उस केस में टीचर को जो है बहुत प्रॉपर तरीके से उन चीज़ों को चैलेंज करना चाहिए और इन इश्यूज को सॉल्व करना चाहिए, ना कि इग्नोर करना चाहिए। दूसरा, बच्चे के जितने भी ऑल्टरनेट कंसेप्शंस होते हैं वो सही है। क्यों है, क्योंकि बच्चा जो है कुछ ऑल्टरनेट कंसेप्शन को अपने स्कूल में लेकर आता है और बच्चे के अगर वो ऑल्टरनेट कंसेप्शन आप सही नहीं करोगे तो आगे चल के बच्चे की जो लर्निंग होती है वो अफेक्ट होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, अ स्टूडेंट पुट्स ए पिंच ऑफ टर्मेरिक इन सॉल्यूशन मार्क्ड ए एंड बी। एक बच्चे ने क्या किया, सॉल्यूशन ए है और सॉल्यूशन बी है, इनमें क्या किया, हल्दी थोड़ी थोड़ी डाली। शी राइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन हर कॉपी।
सोल्यूशन ए टर्न्स रेड, देयर इज नो चेंज इन सोल्यूशन बी। जो सोल्यूशन ए है वो रेड में कन्वर्ट हो गया, जबकि बी में जो है कोई भी चेंज नहीं है। सोल्यूशन ए बेस है, सोल्यूशन बी एक एसिड है। टर्मेरिक कैन बी यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड, बेस एंड सॉल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, S1 ऑपरेशन ऑब्जर्वेशन है और S2 क्या है, इन्फेरेंस है। कैसे, ऑब्जर्वेशन क्या है, आपने कोई चीज होते हुए देखी, उसको आपने एज इट इज अपनी कॉपी में लिख लिया। तो ऑब्जर्वेशन जो होता है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को जब आप अर्जित करते हो किसी भी सेंसेस के थ्रू, चाहे सामने वाला आपको एक्सपेरिमेंट करके बताए, चाहे आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखें, तो जो ऑब्जर्वेशन होता है उसको आप रिकॉर्ड कर लेते हो, तुरंत क्या करेंगे हम कॉपी में लिख लेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन ए रेड में कन्वर्ट हुआ, जबकि बी में कोई भी चेंज नहीं है। तो बच्चे ने ये चीज सामने होते हुए देखी, तो वो उसने एक ऑब्जर्व की कि ऐसे ये चीज हो रही है। बी में क्या है, उसने एक कंक्लूजन निकाला, ठीक है। इन्फेरेंस जो होता है वो एक निष्कर्ष होता है, कंक्लूजन होता है जो किस पे बेस्ड होता है, ऑब्जर्वेशन पर। लेकिन इसको डायरेक्टली हम नहीं दे सकते, ये किसके थ्रू एक्सपीरियंस की जाती है, जो सेंसेस होते हैं ना, आप उनके थ्रू इसको एक्सपीरियंस करते हो, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड भी हो सकता है। तो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, जनरलाइज कर देते हैं चीजों को। तो ए क्या है, बेस है, बी क्या है, एसिड है। तो यहाँ पे S2 क्या निकाला उसने, इन्फेरेंस। वापस बता रही हूँ, S1 ऑब्जर्वेशन क्यों है, क्योंकि कोई चीज उसने सामने होते हुए देखी, ठीक है। उसने सामने होते हुए देखा, टीचर ने चाहे डेमो दिया हो, चाहे उसने खुद ने करके देखा हो, तो उसने ये चीज रिजल्ट निकाला कि जो टर्मेरिक होती है वो ए को किस में बदल रही है, रेड में, जबकि बी में क्या है, वो कोई भी चेंज शो नहीं कर रही। तो ये हुआ उसका ऑब्जर्वेशन। बी में उसने क्या निष्कर्ष निकाला इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कि ए पक्का बेस सोल्यूशन है और बी क्या है, एसिड। सो दिस इज योर इन्फेरेंस। बेसिकली ये एक निष्कर्ष होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब यहाँ पे वापस पूछा है आपसे कि जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है वो क्या है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं वो बेसिकली होते हैं कि बच्चे को आप कितना ज़्यादा क्रिएटिवली सोचने दे रहे हो, कितना ज़्यादा आप चीज़ों को बच्चे को फ्री हैंडेड छोड़ते हो। वाई डू वी सी ओनली वन फेस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ। तो इसका एक पर्टिकुलर आंसर है, बच्चा इसको एक पर्टिकुलर वे में जवाब देगा। वाई डज द शेप ऑफ मून चेंजेस एवरी डे। अर्थ रोटेशन की वजह से होता है। व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग ए ल्यूनार एक्लिप्स। चंद्र ग्रहण में क्या होता है। बच्चा सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो वन लाइनर्स हैं। लेकिन व्हाट वुड हैपन इफ पीरियड ऑफ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ मून आर डिफरेंट। जो रोटेशन है और जो रिवोल्यूशन है चंद्रमा का वो अगर अलग अलग हो जाए तो क्या होगा। तो इस केस में बच्चा जो है वो अपने आप को रिफ्लेक्टिव थिंकिंग देगा, मतलब बच्चा चीज़ों को सोचेगा, चीज़ों को क्रिएटिव तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। विच ऑफ द फॉलोइंग इल्यूस्ट्रेट असेसमेंट फॉर लर्निंग। यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो असेसमेंट है लर्निंग के लिए साइंस में वो किस चीज़ से पता लगता है। ओलंपियाड, इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट, एनुअल एग्जाम और क्विज कंपटीशन। तो ये होता है आपका इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट। इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट का मतलब ही यही है कि बच्चा क्या करे, खुद से चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करे। खुद से जब वो कोई काम करेगा दैट इज योर असेसमेंट फॉर लर्निंग। जो असेसमेंट फॉर लर्निंग होती है ये किसका पार्ट होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसमें हम बच्चे का रचनात्मक आकलन करते हैं। पूरे साल किया जाता है, टाइम टाइम पे बच्चे को फीडबैक दिया जाता है, जहां उसको जरूरत हो उसको इम्प्रूव किया जाता है। सो दिस इज योर फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसमें सेल्फ असेसमेंट होता है, पीयर ट्यूरिंग होती है, ये सारे किसके पार्ट होते हैं आपके, सेल्फ फॉर्मेटिव असेसमेंट के। जबकि ओलंपियाड हो गया, एनुअल एग्जाम हो गया, क्विज कंपटीशन, ये सारे क्या है आपके समेटिव असेसमेंट के पार्ट होते हैं, जिसमें हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग करते हैं। आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसका आकलन किया जाता है, इसमें आपको फेल या पास कर दिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 90। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे है साइंस टीचर शुड डिस्कस सोशियो साइंटिफिक टॉपिक्स इन द क्लास। बिल्कुल सही बात है, जो साइंस के टीचर है उसको सोशियो साइंटिफिक टॉपिक क्लास में डिस्कस करने चाहिए, जो सामाजिक विज्ञान टॉपिक है, मतलब जितने भी समाज से रिलेटेड टॉपिक है। दूसरा, एज ए सोशियो साइंटिफिक टॉपिक प्रमोट मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन स्किल इन लर्नर। कई बच्चे हो सकते हैं जो उसके फेवर में बोले और कई बच्चे हो सकते हैं जो उसके अगेंस्ट में बोले। तो ये क्या है, बिल्कुल सही है, और R1 जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नो, एज सोशियो साइंटिफिक टॉपिक्स आर यूजुअली कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स जो होते हैं उनको क्लास में डिस्कस करना चाहिए, जिससे बच्चा जो है वो अपनी ओपिनियंस दे पाए, बच्चा चीज़ों को प्रॉपर तरीके से समझ पाए। तो उस केस में क्या होगा, बच्चे की ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है,
बच्चा चीजों को लेके क्लियर हो पाता है कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। क्लियर। तो बच्चे के अंदर अगर हमें ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि बच्चे को चैलेंजिंग टॉपिक्स दो, ठीक है, और बच्चे को ये चीज क्लियर हो पाए कि क्या सही है और क्या गलत है। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। सो आई जस्ट होप गाइस कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो। इफ यू गाइस हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन देन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।